राम राम जी। भाई आज जो इवनिंग शिफ्ट का जो 5 तारीख में पेपर हुआ था उसका टोटली सारा का सारा सोल्यूशन है। आज थोड़ा टाइम को लगा, कल 6 तारीख है, 6 तारीख में सारे दोनों के दोनों पेपर हो गए, वो लाइव आके सोल्व करवाओगे, सारे जुड़ जियो। तो सबसे पहले देखो भाई, बहुत स्टीक विश्लेषण करे हमने, टॉप का अपना कड़े भी आंसर किया होगी, नुक्की नु मिली पाओगी 99% अपना। सबसे पहला प्रश्न देखो भाई, क्या है हरियाणा का ताजमहल किसको कहा जावा। बहुत आसान प्रश्न है, करा कई बार जिक्र हो लिया इसका। तो जो शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर के अंदर जो है, इसको जो किसने बनवाया था, यो जो शाहजहां का छोरा नहीं था मेरा, उसने बनवाने का, दारा सिको ने बनवाने का काम किया था, आपका ग्रुप है। तो शेख चिल्ली का मकबरा, इसको हरियाणा का ताजमहल कहा जाओ है। हरियाणा में जो ओमरूल आंदोलन जो था, ओमरूल आंदोलन किस बंदे ने जो था, इसका सबसे बड़ा योगदान था। तो इस प्रश्न का भी जिक्र अपना बहुत बार क्लास के अंदर हुआ है। तो ओमरूल आंदोलन जो है वो किसका था, तो याद रखना पंडित नेकीराम शर्मा जो है, इसका बहुत बड़ा योगदान था हरियाणा के अंदर ओमरूल आंदोलन चलाने के लिए। पृथ्वीराज चौहान का किला, मैंने कौन कहता मेरे को पढ़ाओ डे भाई, इतनी बेसिक हरियाणा जी के थी, किसी मेस्ट्री को जो कौन थी, नॉर्मल किताब जिसने पढ़ रखी थी हरियाणा जी के, उड़ते पार हो जाएगा। ऊं खाम खाम इसराइल लेने खातर, झंडे बांधने खातर ना सारे मेरे हरे करोड़, ऐसा कि मैं कौन था। नॉर्मल कोई भी चार हरियंताली किताब पढ़ लो 50 रुपया, उसमें तो सारे सारे प्रश्न, ऐसा कोई प्रश्न कौन था। ठीक है। तो आसी का जो पृथ्वीराज चौहान का किला है, सबने बेरा कौन सी शताब्दी का, तो 12वीं शताब्दी के अंदर पृथ्वीराज चौहान का किला बना हुआ है। मध्यकालीन इतिहास का जो सबसे मजबूत किला ऐसा माना जाता है। आमटी जो झील जो है उसके किनारे जो है पृथ्वीराज चौहान का किला यो है आसी के अंदर, जिसको तलवारों का किला भी बोला जाओ। ठीक है। पंडित लक्ष्मी चंद का जन्म सबने बेरा है सोनीपत, जो सोनीपत को क्या जाओ, सांगियों की धरती कहा जाता है। और सोनीपत का वो गांव कौन सा है, सोनीपत का वो गांव है जाटी कला। इसी जाटी कला गांव के अंदर जन्म किसका हुआ था, तो आप सभी ने बेरा पंडित लक्ष्मी चंद का जन्म हुआ था। नाहरी गांव के अंदर किसका जन्म हुआ था, तो नाहरी गांव के अंदर रवि दहिया जो है कुश्ती के खिलाड़ी, उनका जन्म हुआ था। सिंघी गांव जो है, सिंघी गांव के अंदर जो है सूरदास का जन्म हुआ था। हरियाणा प्रदेश के जो साहित्यकार जो उनके राज्य स्थली कौन सा गांव माना जाता है, तो सिंघी गांव जो है साहित्यकारों के राज्य स्थली माना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा भाई, किस लोक नृत्य नु पूछ रखा भाई, इनमें से कौन सा लोक नृत्य जो सिर्फ आदमी आदमी कर रहे हैं, लुगाई कौन कर दी, बात पूछ रखी है। ठीक है। वो लोक नृत्य के बारे में अपना बताने का काम करना कि वो लोक नृत्य कौन सा, बताओ से बस कौन सा वो लोक नृत्य जिसने आदमी आदमी कर रहे हैं। डाफ डमरू चौपाइया लूर। देखो लूर जो नृत्य जो है, इसमें क्या है, प्रश्नोत्तरी हो। ठीक है। प्रश्नोत्तरी हो, लुगाई आपसे में प्रश्न उत्तर पूछा कर रहे हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, लूर नृत्य जो है, इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। ये अंग्रेजी में दे रखे। अगला आजो अगला पेज पे बहुत आसान आसान प्रश्न दे रखे हरियाणा जी के। प्रश्न अगला क्या कहना चाहो भाई, को कि सरस्वती शुगर मिल हरियाणा के कौन से जिले के अंदर, तो बिल्कुल सबने मेरा सरस्वती शुगर मिल हरियाणा के यमुनानगर जिले के अंदर है। अगला फिर प्रश्न देख लो भाई, राज्य पशु कौन सा है, तो बिल्कुल काला हिरण जो है राज्य पशु है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखो भाई, यो भी प्रश्न सारा का सारा जिक्र हो रहा। प्रश्न क्या है कि हरियाणा राज्य में शैक्षणिक अनुसंधान परिषद जो है एसईआरटी की स्थापना कब हुई थी, तो 1979 के अंदर गुड़गांव जो है, गुड़गांव के अंदर जो क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। नौवां प्रश्न देखो क्या कहना चाहो भाई, हरियाणा के किस किले को हरियाणा का मुख्य द्वार, बिल्कुल सब ना मेरा गेटवे ऑफ हरियाणा पे किसने कहा, तो बहादुरगढ़ को गेटवे ऑफ हरियाणा कहा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बहादुरगढ़ जो है, बहादुरगढ़ का किला जो है उसने क्या वहां पे गेटवे ऑफ के वहां पे हरियाणा कहा। ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, तो बहादुरगढ़ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहादुरगढ़ का किला जो है उसने पे क्या बोला है, तो याद रखना अपने बहादुरगढ़ के किले को ही क्या कहा जाता है, गेटवे ऑफ हरियाणा कहा जावे है। अगला प्रश्न देखो भाई, इसका भी अपना क्लास में जिक्र हो रहा, मैंने एक जो ज्योग्राफी की वीडियो बना रखी है उसमें टोटली सारा सारा बता रखा है कि हरियाणा जो है कौन सी रेखा के 300 मील उत्तर के अंदर स्थित है, तो कौन सी रेखा हुआ, कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा के लगभग 280 से 300 के बीच में सही उत्तर होगा। ये प्रश्न भी अपना क्लास के अंदर डिस्कशन होगा। ठीक है। तो कर्क रेखा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, क्या कहना चाहो बंदा भाई, हरियाणा का जो रोहतक जो है, रोहतक का सोरी बाजार सबने बेरा है, रोहतक का सोरी बाजार किस खातर प्रसिद्ध है, तो कपड़ा खातर रोहतक का सोरी बाजार प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न क्या कहो भाई, 1958 के राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर कौन सा आ जाएगा, लीलाराम सांगवान जो है ये क्या जीते थे राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर, गोल्ड मेडल लाने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाओ, इसका भी जिक्र हो रहा है अपना। रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड जो है खेलों में आजीवन योगदान देने वाली महिलाओं को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, लक्ष्मीबाई पुरस्कार। और पुरुष जो आजीवन योगदान दे उन्हें कौन सा दिया जाओ, तो महाराणा प्रताप पुरस्कार जो पुरुषों के आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। हरियाणा के किस व्यक्ति को विज्ञान और अभियंत्रिकी जमा जोर लेके कहा था, वो प्रश्न पक्का होगा जमा रह रहा है। ठीक है। ओम प्रकाश गांधी, मैंने गांधी का जिक्र किया था, गांधी का इसका जिक्र आ जाएगा, समाज सेवा के अंदर जिक्र आ जाएगा। मोतीलाल मदान को जो है विज्ञान और अभियंत्रिकी के क्षेत्र में, रघुवेंद्र तंवर को किसके क्षेत्र में दिया था, साहित्य के क्षेत्र में। सुमित अंतिल को किसमें दिया था, भाला फेंक के जो खिलाड़ी हैं खेल के क्षेत्र में, इनको पद्मश्री दिया गया था। ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा बिल्कुल कौन सी होगी, तो मुर्रा नस्ल की भैंस जो है उसको क्या बोला जाओ है, ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा कहा जाओ है। यो प्रश्न देखो भाई, इसमें थोड़ी
थोड़ी सी दिक्कत है। देखो इस प्रश्न के अंदर क्या है, 1913 में पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन नियुक्त हुए थे। देखो अगर इसका मैं होता तो सर सादीलाल बत्रा जो है, जिनका जन्म रेवाड़ी के अंदर हुआ था, तो सादीलाल बत्रा उसका इसके अंदर होना था, लेकिन ऑप्शन में है कौन। स्वरूप सिंह जो है केरल का राज्यपाल रहा था, यह गोपाल सिंह है कौन, सॉरी आलोक सिंह नहीं है, छोटराम नहीं, तो गोपाल सिंह जो है यो बंदा एडवोकेट है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है, बाकी तो किया आने के बाद इस प्रश्न का उत्तर मेरा पटेगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जब तक मन लगा इसका प्रश्न गोपाल सिंह हो सका है, गोपाल सिंह कन्फर्म नहीं हूं मैं इस मामले में, गोपाल सिंह उसका है। शिवालिक की पहाड़ियां सबने मेरा है, यमुनानगर के अंदर से है, पंचकुला के अंदर है, और इसके अलावा यमुनानगर में है, पंचकुला में है, अंबाड़ा में, तो सिरसा बच गया। सिरसा के अंदर जो कौन सी पहाड़ी कोनी, तो शिवालिक की पहाड़ी कौन, ठीक है। पहला वित्त आयोग बिल्कुल बहुत बार जिक्र हो रहा अपना, तो कद है पहला वित्त आयोग जो है 31 मई 1994, 31 मई 1994 का जो है पहला वित्त आयोग का गठन हुआ था। वर्तमान का जो छठा वित्त आयोग जो है उसका अध्यक्ष कौन है, तो राघवेंद्र तंवर जो है उसके क्या अध्यक्ष हैं, वो है छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष। ये आ गया भाई गांधी वाला प्रश्न आ गया, बहुत बार इसका गांधी वाला प्रश्न कम से कम भी 50 बार पूछ लिया होगा। नू लागा मन एचएसएससी ने जो आज तक 5 साल पहले प्रश्न पूछा कर दी वह पीडीएफ नु किनो एनटीए तक दे दी भाई, इसमें तो हरियाणा जी के ठहलो। तो 10 अप्रैल थी तारीख, बिल्कुल सही। तो 10 अप्रैल 1919 को जो महात्मा गांधी को पलवल रेलवे स्टेशन के ऊपर गिरफ्तार किया गया था। स्वामी श्रद्धानंद के बुलावे के ऊपर महात्मा गांधी कड़ा आए थे, तो याद रखना अपना हरियाणा प्रदेश के अंदर आए थे। पलवल तक गांधी तेन कह दिया था उल्टा ही खींच दे, कोई दम नहीं हो रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो भाई, बहुत आसान। साइरसैक सिरसा का नाम है, कन्नौड महेंद्रगढ़ का नाम है, सत्यमेव पूर्व मेवात का कपिस्थल या फिर वानरों का वास किसको कहा जाओ, तो कैथल को कहा जाओ। तो महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम जो है कन्नौड़ है, कन्नौड़िया गोत्र के ब्राह्मणों के द्वारा इसको क्या किया गया था, बसाने का काम किया गया था। अगला प्रश्न देखो भाई, 31 दिसंबर 2017 को कौन सी योजना प्रारंभ करी गई थी। बिल्कुल सही है, भावांतर भरपाई योजना जो है 31 दिसंबर 2017 को जो शुरू करने का काम किया गया था। करंट का मैंने कहा था भाई आओगा तो अपनी किताब मत वीडियो मत आओगा, करंट अफेयर अपनी किताब देख लियो, सारे के सारे प्रश्न अपनी जो हरियाणा की रफ्तार जो किताब उसमें तैयार है। तड़का जो बालक तैयारी करेंगे करंट का गणा पढ़ने की जरूरत को नहीं, एक तो बजट का परसेंटेज वो बता दूंगा अपने बजट का परसेंटेज में, ठीक है। इसके अलावा जो है एक चीज और जो चीज खास तौर पर पुरस्कारों के बारे में इनके बारे में पूछने लग रहा है, वह चीज भी देख लियो, उस चीज के बारे में जिक्र हो रहा है अपना, ठीक है। अगला देखो भाई के साक्षरता दर सप्तगणी कड़ा है, सप्ता थोड़ी मेवात में, सप्तगणी साक्षरता दर हरियाणा का कौन सा जिला है, तो जो सप्तगणी कड़ा है, तो याद रखना गुड़गांव जो है, गुड़गांव के अंदर सबसे अधिक क्या है साक्षरता दर, ठीक है। डीबीटी प्रत्यक्ष जो ट्रांसफर योजना जो है या जून 2013 के अंदर कद शुरू हुई थी हरियाणा प्रदेश के अंदर, बहुत पुरानी वीडियो में करवा रहा, एक कौन करवा रहा हो, ठीक है। किसी का चचा कौन थी कि इतना पुराना सौदा दे देगा। यो देखो भाई बजट की खपत करते देर क्या बिजली खपत अखबार में कटिंग आ रही थी, उस कटिंग में तो नुकानू देर क्या है, यानी जिस टाइम पर 1966 में हमारा हरियाणा बना था उस टाइम पे बिजली की जो खपत जो थी वो 49 यूनिट थी, और आज बढ़ के कितनी होगी, तो याद रखना 1805.45 यूनिट वर्तमान समय में हरियाणा के अंदर प्रति व्यक्ति की होगी बिजली की खपत होगी। देखो यू पूछने लग रहा है भाई लगातार, सवेरे वाला में एक प्रश्न पूछा था, सांझ वाला में फिर पूछा है। प्रश्न के को तो 2022-23 का बजट जो था उसका कितने प्रतिशत जो है वो हरियाणा पुलिस को देने का काम करे है, 4.3 है, 6.2 है, 2.1 है, 4.6 है। देखो भाई हरियाणा पुलिस को देने का काम कितना करे है, तो आपने याद रखना हरियाणा पुलिस को दिया गया है 4.6% जो है हरियाणा पुलिस को देने का काम किया है। शिक्षा को कितना दिया, तो शिक्षा को 15.6% जो है 20,250 करोड़ रुपए देने का काम करा है। तड़का के बरा स्वास्थ्य का पूछ ले, तो स्वास्थ्य का याद रखना 6.2% जो है वो किसके ऊपर देने का काम करा है, तो याद रखना अपना स्वास्थ्य के क्षेत्र में 6.2% है, ठीक है। इसके अलावा अगर ग्रामीण विकास की बात करूं तो ग्रामीण विकास को 5% देने का काम करा है, ग्रामीण विकास, ठीक है। ग्रामीण विकास को कितना याद रखना अपने 5% जो है वो याद रखना है। पुलिस का याद रखना, पुलिस का कितना लिखवा था हाँ, पुलिस का 4.3 होगा, सॉरी पुलिस का कितना है 4.3% जो है वो पुलिस का याद रखना है। 15.6 शिक्षा का, स्वास्थ्य का कितना हो गया 6.2 जो है वो किसका हो गया, तो याद रखना है स्वास्थ्य का हो गया, ठीक है। अच्छा नू पूछ ले बस सड़क कर पुड़ा खातर कितना, तो 2.1%, ठीक है। 2.1% जो सड़क और पुड़ा खातर हो गया, ठीक है। स्वास्थ्य खातर 6.2, शिक्षा वाला 15.6 आज पूछ लिया, 2.1 जो सड़क और पुड़ा खातर हो गया, और पुलिस खातर 4.3% हो गया, ठीक है। यो अंग्रेजी आएगी, मंजीत सर बैठे हैं वो सोल्व करवाने का काम करेंगे, मैथ भी कराऊंगे साइंस भी कराऊंगे। हिंदी आएगी भाई, हिंदी का थोड़ा मोटा तुक्का बराबर में सही ला दूंगा, इतनी तो बड़ा काली बात है। कौन देखो भाई आनी प्रत्यय पूछ रहे, यानी प्रत्यय कट लगे अगर पाछा ला के चाहे दानी अपना शब्द है कौन, यानी शिव प्लस आनी हो गया, शिव प्लस आनी, आनी प्रत्यय से में लागा तो इसका उत्तर क्या है शिवानी। दर्शनीय में ई हो गया, दनी में दर्शनीय में ई प्रत्यय हो गया, ई है, और दनी में ई प्रत्यय हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो यू क्या आ गया भाई, अशुद्ध वाक्य छांटना है विराम चिन्ह की दृष्टि से। विराम चिन्ह मतलब जरा सही रुकना, ओड़ा पे रुके को नहीं। हम सब जानते हैं कि वह बुद्धिमान और कुशल भी है, ठीक है।
उसने बताया कि वे सुबह सुबह घर छोड़ देंगे, सही है। अरे अरे देखो ये जो विराम चिन्ह लग रहा है, जो ये अरे अरे का बाद में लगना था, ठीक है, तो यो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। कैंधो ऋतुराज के अंदर, इसके अंदर क्या पूछ रहे, अलंकार, तो याद रखना संधेय अलंकार इसके अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न देखो भाई, हिंदी 15 नंबर की दे रखी है। अभिमन्यु शास्त्री ने जो अपना क्लास ली थी उसमें सारा का सारा नुक्का नु आ रहा है बस क्लास में, करवाड़ा हिंदी का। देखो भाई, पर्यायवाची शब्द पूछ रहे, क्या सही बताना आपने, किसका आग खतर है, अनल भी आग हो है, अग्नि भी आग हो, पावक भी किसने बोला पे आग बोला, तो अनिल बच गया। अनिल का मतलब क्या है, उसमें हवा हो जाओ है। उद्याचल जो इसका तरह सबसे उपयुक्त शब्द कौन सा, तो सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है उसको क्या बोला पे, उद्याचल बोलने का काम करा, ठीक है। पुरुषोत्तम समास का विग्रह पुरुषों में उत्तम, ठीक है, यानी में और पर जिसमें लागा वो कौन सा, अधिकरण के अंदर आओ, अधिकरण में क्या है, में और पर वो है, तो इसका अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा, इसमें में और पर लागा है। अशुद्ध शब्द चुनना, तो अशुद्ध कौन सा है, देहिक हो गया। देही में क्या मात्रा लागा, तो देहिक में याद रखना अपना 2 मात्रा जो है देहिक शब्द के अंदर लागा, ठीक है। देहिक में कितनी लागेंगे, 2 मात्रा लागेगी। अगला प्रश्न देखो फिर हिंदी का आ गया, एक दो रहे नेशनल जीके का, उनका भी यहाँ पे जिक्र करे लेंगे यहाँ पे, ठीक है। कारक चिन्ह का सबसे बढ़िया प्रयोग नु पूछ रहे, क्या कड़ा होया, देखो इन वाक्य ने बोल के देखोगे नुए पड़ जा, खेतों में हल चल रहे हैं, ये सबसे बढ़िया प्रयोग है। संधि का प्रकार यण भी हो, अयादि भी हो, दीर्घ भी हो, तो सवर्दी संधि जो है या पहली बार सुनी है सवर्दी संधि, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, मैं आपका डैश डैश हूं, मैं आपका खालिस्तान हूं, वाक्य के लिए कर्तज्ञ, कर्तज्ञ और नु कह लो नमक राम कह लो, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कर्तज्ञ हो जाएगा इसका उल्टा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला क्या कहना चाहो बंदा, इसके अंदर कहना चाहो भाई प्रेरणात्मक शब्द को दर्शाता है। प्रेरणात्मक शब्द वो होगी जिसमें कर्ता जो है किसी बंदे को आज्ञा देता हो करने की, जो काम करवाने की, तो इसके पास है वाना शब्द लेके आओ, ठीक है, वाना लाना, यानी इसमें आदेशवाचक हो, तो क्या हो गया इसका, बिठलाना हो गया, ठीक है, बिठलाना हो गया। आ बैल मुझे मार जानबूझकर आपत्ति में पड़ना, बिल्कुल सही है, काला अक्षर न पढ़ो गया। बहती गंगा में हाथ धोना, यू सही उत्तर हो जाएगा। असंभव कार्य मतलब बहती गंगा, मौका फायदा उठाना, बिल्कुल आसान सा समझौता में सोचना। तो मैथो रीजनिंग मंजीसर कराऊंगे, तड़का है बिल्कुल, दोनों मॉर्निंग और इवनिंग के लाइव सेशन जो लाइव सेशन जो है सारे सारे मॉर्निंग इवनिंग में सोल्व कराए जाओगे, तो तड़का सारे टाइम टू टाइम जुड़ जियो भाई, ठीक है। तदबो शब्द पूछ रहे, क्या तो तदबो जो है भगत हो जाओगा, भगत वैसे तदबो में क्या लिखा जाओगा, भगत स्त्रियां लिखा जाएगा, इसमें और डाय लिख रखा, ठीक है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई, इसका विधेयवाचक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, यो आ गया अपना मैथ का प्रश्न, अपना समझ तबैर है। रीजनिंग भी मंजीसर करवाऊंगे, देखो भाई या भी रीजनिंग आएगी है। इसके बाद यो भी सिस्टम और आ गया कि मैं कंप्यूटर लाभ सिंह नैन पे पूछ के करवाए हैं अपना, कंप्यूटर आंदा नहीं कुछ भी, देखो सिर्फ उत्तर उत्तर अपना करवाना चाहूंगा इसके बारे में। के पूछना चाहो भाई, यू के का है, यू बिल्ट इन वाला, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जिस पूछे गए में मॉडल की व्याख्या ना हो। डाटाबेस मैनेजमेंट में क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डाटाबेस मैनेजमेंट हो जाएगा। टोपोलॉजी वाला कौन सा उत्तर हो जाएगा, स्टार टोपोलॉजी जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहना चाहो भाई, यू सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण कौन सा, कौन, तो रोम जो है वो, सीडी रोम जो है वो क्या है, सेकेंडरी सीडी रोम, इसको रीड ओनली मेमोरी, यो बताया था लाभ सिंह ने, रोम जो है रीड ओनली मेमोरी, यो इसका क्या है उदाहरण कौन हो। अच्छा भाई, ये नेशनल जीके के प्रश्न पूछ रहे, मतदाता जंक्शन पूछ रहे, क्या इसका मतलब क्या है, यो रेडियो के ऊपर कार्यक्रम आता मतदाता जंक्शन जो है, तो इसका क्या हो जाएगा, हाँ, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा बनाई गई क्या है, रेडियो श्रृंखला। संविधान का अनुच्छेद 395 का बारे में पूछ रहे, क्या भाई 395 में आपातकाल की उद्घोषणा सबने बेरा किसके तहत राष्ट्रपति करने का काम करा है, संशोधन नागरिकता 5 से 11 हो गया। नए राज्यों का गठन भी कौन हो गया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का क्या हो गया, निरसन, इसका उत्तर हो जाएगा। नीति के साथ साक्षात्कार सबने मेरा बहुत प्रसिद्ध भाषण है, किसका है ये, तो याद रखना आपने जवाहरलाल नेहरू जो है, जवाहरलाल नेहरू का क्या है सबसे प्रमुख भाषण है। अगला प्रश्न देखो भाई, कठोर सतह के ऊपर जो लिखा हुआ सिस्टम है उसने क्या बोला, तो उसने बोला पे अभिलेख, ठीक है। अभिलेख इसमें सही कौन दे रखा, तो अभिलेख तो मिलता जुलता शब्द कौन सा, तो पुरालेख शास्त्र पे उसने बोल देंगे, पुरालेख शास्त्र। आगे देखो भाई के मामला यह आएगी, साइंस आएगी, एक दो प्रश्न और है अपना इसमें। क्या 68वें फिल्म पुरस्कारों में सामाजिक मुद्दों के ऊपर बनी मराठी फिल्म कौन सी, तो फ्यूनरल जो है या क्या है, मराठी फिल्म है। अगला साइंस का आ गया, मंजीत सर अपना करवाने का काम करेंगे। अगला प्रश्न देखो भाई क्या कहना चाहो, यो फिर मैथ है गया, इसके बाद में भाई फिर मैथ है गया, इसके बाद में फिर मैथ है गया, हाँ ये आगे 2-4 प्रश्न अपने। जनन की है संक्रमण पूछ रखा भाई, नेस्टोन ने जो अमेरिका के अंदर विकसित किया था उसका किसके बारे में, तो याद रखना जन्म और मृत्यु दर के बारे में है। भूमंडली
ताप का परिणाम नहीं माना जाता, शुल्क अवरोध को जो है इसका परिणाम नहीं माना जाता, बाकी सारा आ जाएगा। छोटा नागपुर का पठार बिल्कुल सही, बेराहू किसके लिए है, खनिज पदार्थों के लिए, लोहा और इस्पात हो जाएगा। और नृत्य में नटराज की जो भगवान शिव जी की जो कांस्य की प्रतिमा से के है इसका संबंध है। आगे मैथ के आगे भाई इब अपने आपके सामने मंजीत सर आ चुके हैं, वो आपको क्या कराएंगे, मैथ जो है मैथ सोल्व कराने का काम करेंगे मंजीत सर, ठीक है। तड़का याद रख लियो भाई, तड़का सारा का सारा पेपर लाइव सोल्व करवा जाओगा, 6 तारीख वाले होंगे, ठीक है। तो मैं मंजीत सर को आमंत्रित करता हूँ। सभी को सलाम, नमस्ते और जय हिंद भाई। पूरा स्पीड में चलूंगा भाई। और जय किसी ने लगा कि भाई गणाए फास्ट काम करवा दिया कि मैं समझ में को नहीं आया, तो वीडियो सेव रहोगी, दोबारा देख लियो वीडियो ने, ठीक है। पेज नंबर 1 पे पहुंच जाओ भाई। ये अपने काम की चीज नहीं है भाई। हैंग होगा क्या अपना हिंदी सौदा। जो भी कोनी फिर हरियाणा, यो भी अगला ही होगा फिर। भी आगे चला, यो भी आगे चला, 25 के 25 हरियाणा के हो गए। ये देखो भाई, पहला इंग्लिश आ गई। इंग्लिश के मैं गया था तो हाँ को नहीं भाई, थोड़ा बहुत लगा देंगे, बाकी क्वेश्चन आगे आंसर हो जाएंगे। देखो, fill in the blank with the most appropriate option given below. He was advised blank the seminar without preparation to not attend, not to attend। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नोट टू अटेंड, जहां ऑप्शन 4 पे लिख रखा है। ओ तेरी की, नोट टू अटेंड हो जाएगा। ये क्लियर कौन दिखने लग रहा होगा मेरे ख्याल से, और क्लियर हो जाता तो ठीक था। चलो अगला देखो। विच ऑफ द फ्रेज गिवन बिलो शुड रिप्लेस द फ्रेज। जाओ एक बार इसने थोड़ा होने दो, तो जमा कौन दिखता होगा कि मैं वेट पे लेके आवा थोड़ा कि मैं क्लियर होता है। हाँ अब हो जाएगा रिफ्रेश। रुको एक बार, कि मैं भी कौन दिखता है तो। अरे वाह, दिन सा काट दिया भाई। कॉमन एक्सेप्टेबिलिटी देन, इसके अंदर क्या आएगा, कॉमन एक्सेप्टेबिलिटी ना करके कॉमन एक्सेप्टेबल आएगा। कहाँ दे रखा है वो, ऑप्शन 3 पे दे रखा है भाई, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 28 देखें। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक और प्रोहिबिटेड। इसके बाद में हमेशा किस प्रीपोजिशन का यूज होता है, तो आपको पता ही होगा फ्रॉम का यूज होता है, प्रोहिबिटेड फ्रॉम, है ना। क्वेश्चन नंबर 29 देखो। विच वन इज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ही सेड 2 and 3 is 5। देखो, एक यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए सीधा सा रूल होता है कि आप उसके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं करते और उसको एज इट इज यूज करते हो। तो जहां लिख रखा है ही सेड दैट, और फिर सारे का सारा इन दोनों के बीच में बस दैट वर्ड यूज करना था और सारे का सारा सेम। तो ही सेड दैट 2 and 3 is 5 ऑप्शन नंबर 1 पे दे रखा है भाई इस क्वेश्चन पेपर के अंदर, तो ठीक है। यहाँ वाज का यूज कर रखा है, यहाँ वर्क का यूज कर रखा है, यहाँ आर का यूज कर रखा है, एज इट इज यूज करना चाहिए था, जो कि ऑप्शन नंबर 1 पे कर रखा है। इस साइड भी इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे तो आजा भाई। ये लो जी, क्वेश्चन नंबर 30। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। दिख रहा है क्या ये, थोड़ा मैं नीचे कर लेता हूँ, रुको। अब देखो, तो इसके अंदर बनेगी थेसारियस की स्पेलिंग कहाँ दे रखी है, THESAURUS। ऑप्शन नंबर बी पे दे रखा है भाई, ये एकदम परफेक्ट है। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फिर से दे रखा है प्रिटेंड की, एक तरीके से क्या बोलते हैं उसको, भाववाचक संज्ञा है ना, वो पूछ रखा था। तो प्रीटेंटियसनेस, प्री PRETENTIOUSNESS, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 पे इसके अंदर दे रखा है भाई। आगे बढ़ते हैं। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम ही हैड ए हेयर ब्रेड्थ। मतलब कि बाल बाल बच गया, वो वाली बात नहीं होती, तो वही चीज दे रखी है यहाँ पे। और इसका आपको पूछ रखा है कि इसकी जगह पर और क्या यूज किया जा सकता था, अल्टरनेट, एज ए अल्टरनेट, मतलब कि एक तरीके से सिनोनिम ढूंढना है आपको इसको, जो इससे मिलता जुलता हो, जो इसकी जगह यूज हो सकता था। तो हेयर ब्रेड्थ का मतलब हो गया कि बाल बाल बचना है ना, कि बहुत तंगी से, मतलब बहुत तंग सी जगह थी, बहुत कम सी जगह, यानी कि नैरो हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। और क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा। लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ इज कॉल्ड, ऑटोबायोग्राफी होता है, सब किसी को पता है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 का हो जाएगा ऑप्शन ए। सेलेक्ट द वर्ड दैट इज मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ये यूज कर रखा है प्रोजेक्ट, और इसका सही आंसर बनेगा अनइंस्पायरिंग, ठीक है।
आगे बढ़ाते हैं बात को और थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये पैराग्राफ मैं अब पढ़ करके नहीं बताऊंगा, वैसे क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। इवनिंग सेशन का है ये पेपर, और जिनका था उनको तो पता ही होगा कि क्या क्या दे रखा था। बाकी इसकी पीडीएफ आप लोगों को सभी टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी मिल ही चुकी होगी, ठीक है। लेफ्ट राइट से कहीं ना कहीं से तो मिल ही चुकी होगी। तो इसको रिफ्रेश होने दो यार, बिल्कुल नहीं दिखता ही ऐसे तो। हाँ होने दो एक बार रिफ्रेश इसको। कि मैंने तो हम भी 2x करके देखना है ये काम। तो पहले क्वेश्चन का आंसर, लीगल का ऑपोजिट क्या होता है? इलीगल होता है। द स्किन एंड बोन्स ऑफ टाइगर आर आल्सो यूज्ड, इसका क्वेश्चन का आंसर बनता है इन ट्रेडिशनल मेडिसिन्स, ठीक है। अरे रुक जाए यार, इन ट्रेडिशनल मेडिसिन्स, ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन पेपर के अंदर का दे रखा है। द मेजर थ्रेट, इस क्वेश्चन का आंसर बनता है पोचिंग फॉर ट्रेड, ठीक है। ये आंसर बनता है इस क्वेश्चन का। और इस साइड आ जाओ, ओ रुको, ये लो जो आज ये जो क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन ए बन जाएगा, जो यहां दे रखा है भाई, ठीक है। यहां वाज का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अरे रुक जाए यार, यहाँ वाज का यूज नहीं होना चाहिए था, ठीक है। वाज के साथ में वैसे भी एक बी क्या बोलते हैं, बी की फॉर्म है ना, तो इसके साथ में सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म वैसे यूज नहीं होती, तुम्हें पता ही होगा। आईएनजी वर्ब की जिसको हम फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, वैसे फोर्थ फॉर्म होती नहीं है, 1 2 3 ही होती है, पर यहाँ पर फोर्थ फॉर्म बोल देते हैं आईएनजी वाले को। तो ये बी की एक फॉर्म होती है जिसके साथ आईएनजी यूज होता है, तो इसके साथ वाज नहीं आ सकता। दैट्स वाई ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको एरर वाला ही पार्ट ढूंढना था इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, रीअरेंज द फॉलोइंग, इस क्वेश्चन के लिए मैं कह रहा था कि जहां कहीं मॉर्निंग की बात करो या इवनिंग में, तो क्वेश्चन का आंसर बना पहले आरपी फिर एसक्यू, है ना। तो क्वेश्चन का आंसर बनेगा ए। वैसे थोड़ा सा बता देता हूं, द ओनली विक्ट्रीज, ये जो है एक सब्जेक्ट बन गया, और सब्जेक्ट से किसी भी सेंटेंस की हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पता ही होगा। बाकी की जो वर्ब जो यूज कर रखी ना, वो भी एग्जैक्ट इसी पैटर्न में बैठाने पे सारी की सारी जहां प्लूरल होनी चाहिए वहां प्लूरल ही यूज कर रखी है इसने। तो वो एज इट इज चीजें कहां फिट बैठ रही हैं, आर पी एस क्यू के साथ जाने पर फिट बैठ रही थी। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा दोस्त, इसमें दे रखा है चूज द अल्टरनेटिव एक्टिव वॉइस, कौन सा बनेगा? तो क्वेश्चन का आंसर बनेगा वी आर रीडिंग इट, ठीक है। वी आर रीडिंग इट। वही फिर से मैं कह सकता हूं कि वर्ब की फॉर्म यूज कर रखी है बी के साथ, आर के साथ आप कह सकते हो। मैं जूम करना भूल रहा हूँ यार, इसको पता नहीं आप लोगों को दिखाई भी देगा कि नहीं देगा। मैं इतने सारे क्वेश्चन करवा गया, चलो कोई ना यार, थोड़ा सा अरेंज कर लेना। वैसे भी मैंने पढ़ के सुनाई दिया था, जिनको आंसर मैच करने हैं बस आप लोगों को। ये हिंदी है जो कि प्रवीण सर करवा ही चुके हैं। आगे बढ़ाते हैं बात को। ये देखिएगा भाई, रीजनिंग का पोर्शन शुरू हो गया है, इसको सॉर्ट आउट करेंगे आप, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो जिनको आंसर ही देखना थोड़ा थोड़ा आगे करते रहना यार। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा, इस प्रतिमान में अल्फा का मान पूछ रखा था कि क्या बनेगा फिर, ठीक है। इतने जूम हो सकता है भाई मैक्स, ये हो चुका। अब क्या कर सकते हैं, देखो x की वैल्यू कितने पे होती है, p क्यू एक्स वाई जेड ना, तो x होता है एक्स वाई जेड 26 25 24 पे होता है, ठीक है। और l की वैल्यू कितने पे होती है, तो आप कहोगे 12 पे होती है। और बराबर में अगर 2 आ रहा है, इसका मतलब ये डिवाइड किया गया है ना। जैसे कि p की वैल्यू होती है तो कितने पे होता है, p क्यू आर एस टी, मेरे को t याद है, रीजनिंग से कोई अपना वास्ता नहीं है। t तो ये t होता है 20 पे, 19 18 17 और 16, है ना। तो ये 16 पे होता है। और h कितने पे होता है, 8 पे होता है। तो 16 और 8 के बीच में क्या ऑपरेशन किया जाना चाहिए कि बराबर में 2 आ जाए, तो आप कहोगे डिवाइड का यूज करना चाहिए। ऐसे ही यहां पर भी फॉलो होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा जहां डिवाइड का ऑपरेशन लगाने के लिए बोला गया था। क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा दोस्त, रिश्तेदारियां दे रखी है भाई। देखो क्या बोला गया है पहली लाइन में कि पी क्यू आर एस टी पिकनिक पे गए हैं, हमें कोई मतलब नहीं है वो कहाँ गए हैं भाई। अगली लाइन से मतलब है पी जो है क्यू का पुत्र है। अंग्रेज लोग वहां से पढ़ सकते हैं भाई, रुको एक बार, इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना होता है तो वहां से पढ़ते रहना, ठीक है। ये लो, इससे ज्यादा ये और जूम नहीं हो सकता भाई। तो पहले लाइन में बोला गया है कि पी जो है क्यू का पुत्र है। पी कौन है, क्यू का पुत्र है, यानी कि क्यू जो है ऊपर बैठेगा और पी इसके नीचे बैठेगा। फिर देखो ये ऐसे बैठाते जनरेशन को, जो आपका भाई है बहन है वो आपके लेवल पे रहेगा, आपकी पति है आपका पति है या आपकी पत्नी है वो सेम लेवल पे, आपका बेटा है तो आपसे नीचे, और आपके पिता है तो ऊपर, और दादा दादी है तो वो सबसे ऊपर चले जाएंगे। ऐसे चलाते हैं इनको। तो पी क्या बोला गया, क्यू का पुत्र है, यानी कि पी पुत्र है, तो पुत्र है यानी कि मेल है, इसलिए पॉजिटिव सिंबल से दिखा दिया। मैं ये कहीं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ कि फीमेल को नेगेटिव दिखाना, बस एक जंक्शन है, आप इसको नेगेटिव ले लो, फीमेल को पॉजिटिव ले लो। नेक्स्ट लाइन बोला गया कि किंतु क्यू जो है पी का पिता नहीं है। कहता है जो ये क्यू है ना, ये इसका पिता नहीं है। इसका मतलब अगर ये पुत्र है तो फिर ये इसकी मम्मी होगी, फिर माता श्री होंगी इनकी, है ना, क्योंकि ये इसका पुत्र है। ये वो लॉजिक नहीं लगा सकते कि चाची का भी बेटा होता है, नहीं, चाची का भतीजा होता है। तो यहाँ पर पुत्र किसका होता है, या तो माता का या फिर पिता का। नेक्स्ट लाइन क्या कहती है कि इसका हमने यूज कर लिया, दूसरी लाइन का हमने यूज कर लिया, आर एस का पुत्र है। और फिर बोला गया जो पी का भाई है,
अब देखो जो P का भाई है, जो से पहले जिसका नाम यूज हुआ था, किसका नाम यूज हुआ था, S का, है ना। तो S जो है P का भाई है, और भाई है तो S यहां बैठेगा। S जो है R का तो पुत्र है, यानी कि पॉजिटिव है, और P का क्या है, भाई है। और ये S जो है R का पुत्र है, R का क्या है, पुत्र, यानी कि R यहां चला जाएगा। अब R का पुत्र है, R को मैंने यहां बैठा दिया, ठीक है। और जो T है वो S की पत्नी है, T जो है S की पत्नी है, तो S यहां आ जाएगा, यानी कि T S की पत्नी है, तो T यहां जाएगा, और ये इसकी पत्नी है, यानी कि नेगेटिव। पूछा गया है कि P का R से क्या संबंध है, यानी कि P क्या लगता है R का। गड़बड़ कर दी क्या मैंने। R जो है S का पुत्र है, तो S का पुत्र है ना, तो S से नीचे जाएगा ना R। उप्स, ये नेगेटिव है, और R इसका पुत्र है, यानी कि यहां बैठेगा ये R। और R क्या है, S का पुत्र है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। आपसे पूछा गया है कि P का R से क्या संबंध है, इसका मतलब ये होता है कि P क्या लगता है, P क्या लगता है किसका, जिससे संबंध पूछा गया है उसका। तो R का P क्या लगता है, देखो R के फादर साहब कौन है, आप कहोगे S है, इसकी माता कौन है, तो T है, तो R के पिता का भाई है ये, यानी कि P क्या लगेगा फिर, इसके भाई का लड़का है, तो ये क्या लगेगा, इसका चाचा लगेगा ना P क्या लगेगा, इसका चाचा लगेगा भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा, कह रहा है 3 कथनों के बाद 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। ये लो, पहला बोला गया कुछ सेब अंगूर है, तो यहां पर मैंने ये ले लिए, मान लेते हैं कि ये सेब है, ठीक है, ये सेब है, और ये कुछ सेब अंगूर है, यानी कि इसका कुछ हिस्सा कहां चला जाएगा, अंगूर में चला जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहते हैं कि सभी अंगूर केले हैं, यानी कि जितने भी अंगूर हैं वो सारे के सारे एक बड़े सर्कल में आएंगे, जो कि किसको डिनोट करवाएगा, के, यानी कि केले को करवाएगा। और कह रहा है कि कुछ आलू बुखारे जो है अंगूर हैं, कुछ आलू बुखारे जो है अंगूर हैं। अब देखो अंगूर को लेने के लिए कहीं से भी जाया जा सकता है, तो मैं यहां से चला गया, ठीक है, इसने कहीं से मना नहीं कर रखा था। हमें क्या चाहिए था कि कुछ अंगूर का पार्ट हमें आलू बुखारे के अंदर चाहिए था, तो मैंने इसको लिख लिया AL। अब इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, जैसे कि पहला क्या कहता है, निष्कर्ष ये निकलता है कि कुछ केले आलू बुखारे हैं। हमने देखना है कि कुछ केले आलू बुखारे हैं क्या, तो कुछ केले आलू बुखारे हमेशा मिलेंगे, क्योंकि सारे के सारे अंगूर केले में जाएंगे, और कुछ अंगूर चाहे यहां से ले लो, है ना, तो भी कुछ केले क्या मिलेंगे, आलू बुखारे मिलेंगे, तो निष्कर्ष एक तो सही है। कुछ सेब केले हैं, कुछ जो सेब हैं वो केले हैं। देखो कुछ सेब जो अंगूर हैं, और वो अंगूर सारे के सारे केले में जाएंगे, यानी कि जो सेब का पार्ट अंगूर में आया होगा वो केले में चला गया होगा, इसलिए दूसरी स्टेटमेंट भी एकदम फिट एंड फाइन जा रही है। तीसरी लाइन कहता है कि सभी केले अंगूर है, सभी केले अंगूर नहीं हो सकते जब सभी अंगूर केले हो चुके हो, तो यानी कि केले का पोर्शन बड़ा है, तो तीसरी जो स्टेटमेंट है ये गलत बात करिए, तो केवल एक और दो निकलते हैं, जो कि ऑप्शन 4 पे दे रखा है इस क्वेश्चन पेपर के अंदर, ठीक है। तो ये 58 हुआ, 59 को ढूंढते, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये देखिएगा 59, ठीक है, ये 59 देखिएगा। ये लो, किसी एक कूट भाषा में, किसी एक कूट भाषा में एक्स वाई जेड ए को 1 2 3 4 ई एफ जी एच को 7 8 9 10 के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में ए एक्स जी ई को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा था कि जहां एक्स है वहां 1 है, जहां वाई है वहां 2 है, जहां जेड है वहां 3 है, जहां ए है वहां 4 है। जैसे कि ई की जगह पे कौन आएगा, 7 आएगा, ये एज इट इज यूज करने थे। तो आपको बताना था कि ए की जगह कौन आएगा, सिंपल सी बात है, ए की जगह पर किसको यूज करा गया है, 4 को। एक्स की जगह कौन यूज करा गया है, यहां से देख लेंगे, एक्स की जगह कौन यूज किया गया है, 1 को। जी की जगह कौन यूज किया गया है, यहां से देख लोगे, 1 2 3। थर्ड नंबर पे कौन बैठा है, 7 8 9, 9 बैठा है। अब अगली बात रह गई कि ई के स्थान पर कौन बैठेगा, तो ई के लिए क्या यूज किया गया है, सबसे पहला यानी कि 7, तो 4197 जहां यूज कर रखा है वही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 पे दे रखा है इस क्वेश्चन पेपर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 60, 3 सहेलियां हैं भाई साहब, 3 सहेलियां हैं। ये कहता है कि अमिता, बबीता और चंचल एक रेस्तरां में जाती है, जब बिल मिला तो अमिता ने बबीता द्वारा दी गई राशि का 3/5 दिया। जैसे जैसे इसने बोल रखा है वैसे वैसे क्वेश्चन को मूव कर देंगे। मास्टर सतबीर की रागनी सुनिए, जब न्यू चल रहा है, न्यू क्वेश्चन चलाना हुआ रीजनिंग का, और कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं होती। अमिता ने क्या बोला कि अमिता ने बबीता द्वारा दी गई राशि का 3/5 दिया, यानी कि 3/5 कर देंगे किसका, बबीता का, ऐसा बोला गया है पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है, अगली कहती है कि बबीता ने, अब बबीता की बात कर रहा है, बबीता ने चंचल द्वारा दी गई राशि का 1/2 दिया है, यानी कि सी से मैं डिनोट करवा रहा हूं, चंचल को 1/2 दिया है। अब मैं यहां से क्या कह सकता हूं दोस्त, कि अगर मैं आर पार गुणा कर दूं तो ये 5 यहां से हट जाएगा, उप्स ये तो ज्यादा ही हट गया कुछ, तो ये 5 जो है यहां से हट जाएगा। तो आर पार अगर गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा कि 5A और बराबर कौन हो जाएगा, 3B हो जाएगा।
यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि 2b बराबर किसके हो जाएगा, तो आप कहोगे 1c के हो जाएगा। अब रेशो एंड प्रोपोर्शन अगर तुम्हें लगाना आता हो तो a और b के बीच में रेशो बनाया जा सकता है, a और b के बीच में रेशो बनाया जा सकता है, यहां से b और c के बीच में रेशो बनाया जा सकता है। रेशो कैसे बनता है वो देख लेना। a की वैल्यू वो बनेगी दोस्त जो a के साथ नहीं है, यानी कि 3 बनेगी a की वैल्यू। b की वैल्यू कौन बनेगी, जो b के साथ नहीं है, यानी कि 5 बनेगी इस केस में। परंतु b की वैल्यू नीचे से भी बनेगी, तो b की वैल्यू कौन बनेगी, जो b के साथ नहीं है, यानी कि 1 बनेगी। तो यहां से 1 आ रहा है। कब, जब c की वैल्यू वो बनेगी जो c के साथ नहीं है, यानी कि 2 बनेगी। अब मैं यहां से कह सकता हूं कि b का जब नाम सेम है तो इसकी वैल्यू भी सेम करनी पड़ेगी। तो यहां तो इसकी वैल्यू 5 है पर यहां 1 है, तो इस वैल्यू को भी सेम करने के लिए मैं 5 से गुणा कर देता हूं, परंतु इसके साथ ये जुड़ा हुआ था इसलिए इसकी भी 5 से गुणा हो जाएगी, यानी कि जो मुझे फाइनल होकर के रेशो मिलेंगे a b c के बीच में, a b और c। a कौन है, अमिता, बबीता और चंचल। a का रेशो क्या मिल जाएगा, 3 ही रहेगा वो। b के लिए 5 हो जाएगा, ऊपर नीचे कहीं से देख लो, और c का 10 हो जाएगा। अब मैं कह सकता हूं कि a ने 3 दिए हैं, b ने 5 दिए हैं और c ने कितने दिए हैं, 10 रुपए दिए हैं। तीनों का जोड़ कितना हो गया, फिर आप कहोगे कि जी 18 हो गया, परंतु 18 रुपए का बिल नहीं था। बिल कितने रुपए का था, 360 का था, यानी कि किससे मल्टीप्लाई करना है, 20 से करना है। अब किसके बारे में पूछा गया, बबीता ने कितनी राशि पे करी है, ठीक है। तो बबीता की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5। 5 की भी गुणा किससे कर देंगे, 20 से, और 5 गुणा में 20 कितना होता है, 100 रुपए के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 61। ये कह रहा है नीचे दिए गए शब्द का प्रयोग करके बनाए ना जा सकने वाले शब्द को ज्ञात कीजिए जो यहां से नहीं बन सकता है। देखो यहां से क्लियर कट दिख रहा है कि फ्रेंड वर्ड एक ऐसा है जो नहीं बनाया जा सकता इनको यूज करके, इसके लेटर्स को यूज करके। क्यों, क्योंकि वेरीफाइड के अंदर एन नहीं आता और यहां फ्रेंड के अंदर एन आया हुआ है। ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, पर फ्रेंड नहीं आ सकता। तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर 3rd हो जाएगा इस क्वेश्चन पेपर में। नेक्स्ट में बोला गया है कि किसी एक कूट भाषा में DFGHJ को FHIJL लिखा गया है, तो ऑडिट को किस प्रकार लिखा जाएगा। क्लियर कट होता है, जैसे इसने पहले को मूव कर रखा वैसे आपने सेकंड को मूव करना होता है, ठीक है। तो देखो डी के लिए इसने F यूज किया है, यानी कि DEF एक छोड़ दिया, FG छोड़ करके H लिख दिया, GH छोड़ करके I लिख दिया, HIJ लिख दिया और JK छोड़ करके L लिख दिया। ऐसे ही आपने करना है, यानी कि A के बाद B को छोड़ करके C लिख दोगे, PQRSTU V छोड़ करके W लिख दोगे, DE छोड़ करके F लिख दोगे, GHIJ छोड़ करके K लिख दोगे और PQRSTU छोड़ करके V लिख दोगे। तो जहां लिख रखा है CWFKV क्वेश्चन नंबर 62 का फर्स्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं दोस्त। थोड़ा और हो जाए भाई, अरे बस मजा आ गया, इकट्ठे 2 क्वेश्चन लग कर। देखो अब ये कह रहा है यहां पर के निम्नलिखित में से कौन सा पद भिन्न है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। ये तीनों के तीनों इंडिया को टच करते हैं, परंतु ये इंडिया को टच नहीं करता। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। ऐसे विकल्प का चयन कीजिए जिसमें शब्द उसी प्रकार से है, जैसे गायक अगर इकट्ठा हो तो क्या करते हैं, गायक का दल बनता है। जैसे कि संगीतज्ञ अगर इकट्ठे हो तो गाना बनाए, ऐसा जरूरी नहीं है, संगीतज्ञ इकट्ठा होकर के कोई धुन भी बना सकते हैं। कलाकार इकट्ठा हो, जरूरी नहीं है चित्र ही बनाए, वो कलाकार किसी भी चीज से भी तो हो सकते हैं ना, जरूरी थोड़े कला चित्र बनाना ही होती है, यानी कि ये भी नहीं होगा। एग्जैक्ट इसी जैसा चाहिए ना हमें। लुटेरे इकट्ठा होकर के लूट करे, जरूरी नहीं है, हो सकता है कि भाई साहब वो फिल्म देखने चले जाएं, पुष्प इकट्ठा होकर के गुलदस्ता बनाएंगे, ये बात शाश्वत सत्य है। ठीक वैसे ही जैसे कि गायक इकट्ठा होने पर गायक दल बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से फ्लावर्स इकट्ठा होकर के क्या बनाते हैं, गुलदस्ता बनाते हैं। इस पे इतनी थे क्या, नीचे थे ना। क्वेश्चन नंबर 65 और 66 देखो, 65 एंड 66। चलो एक बार 65 ही देख लो, अच्छे से जूम रहने देते हैं। ये क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन ये तो नहीं आया हुआ, 66 में आया हुआ है। तो इसमें बोला गया है कि इसके समान बनाना है। सीधा सा दिख रहा है कि 11 का स्क्वायर होता है, यानी कि वर्ग होता है 121, उससे एक कम कर रखा है, तो 25 का स्क्वायर होता है 625। आपको एक कम करके क्वेश्चन का आंसर 624 क्लिक कर देना। क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा, ये बोला गया है कि यहां से क्या वर्ड बनेगा। मैं बता देता हूं, यहां पर कई ना क्या कर रहे हैं कि वो वर्ड सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं आप लोगों को कि यहां इनको उठा करके देखो मोबाइल वर्ड बन रहा है। नहीं बनाने की जरूरत है, आप ऑप्शन नंबर 1 को उठाओगे, 2 को उठाओगे, 3 को उठाओगे, 4 को उठाओगे।
आपका अगर वर्ड आपको लगे कि हाँ एक मीनिंगफुल वर्ड आपको दे रहा है तो क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। जैसे कि क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 के साथ मैं अगर लिख लूँ तो पहले 6 यूज करना है मुझे, यानी कि एम यूज करना है, फिर 4 यूज करना है यानी कि ओ यूज करना है, फिर 3 यूज करना है यानी कि बी यूज करना है, फिर 1 यूज करना है यानी कि आई यूज करना है, फिर क्या यूज करना है 2 यानी कि एल यूज करना है, फिर 5 यूज करना है यानी कि ई यूज करना है। मोबाइल एग्जैक्ट मेरा बन गया ना, तो मुझे आगे ढूंढने की जरूरत नहीं है, मीनिंगफुल वर्ड मुझे चाहिए था, सार्थक शब्द यानी कि जिसका कुछ अर्थ बनता हो, मोबाइल का ही बनता। आगे तुम 2 3 4 कहीं पर भी ट्राई करोगे ना तो क्वेश्चन का आंसर मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि एक मीनिंगफुल वर्ड नहीं दे पाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। बोला गया है कि 6 लोगों को आपने बिठाना ABCDEF को, और वो भी एक सर्कल के अंदर बैठा देना उनको, ठीक है। तो ये लो, एक बार तो इसको यहां एडजस्ट करते हैं, अब बैठाते हैं भाई इनको। बोला गया ABCDEF एक वृत्ताकार आकृति में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, डी बी के निकटस्थ, मतलब के निकटस्थ यार इकट्ठा यार, ठीक है, दाईं ओर बैठा है। कौन दाईं ओर बैठा है? डी। डी बैठा है किसके बाईं ओर? दाईं ओर बैठा है बी के। तो यहां अगर बी है तो इसके दाईं ओर डी बैठा है, ये ऐसे बैठेंगे, बी फिर डी, ठीक है। डी जो है बी के दाईं ओर बैठ गया। बी एफ का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है, यानी कि बी और एफ इकट्ठा नहीं बैठ सकते। इसके कहने का मतलब है कि बी एफ लिखना गलत होगा, एफ बी भी लिखना गलत होगा, क्योंकि दोनों ही आपस में पड़ोसी नहीं बन सकते ये, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है? सी ए और डी के बीच में बैठा है, तो ये 2 तरीके से बैठ सकता है। सी जो है ए और डी के बीच में, ए यहां हो और डी यहां हो और सी यहां हो, डी यहां हो और ए यहां हो और सी यहां हो, ठीक है। अब इनको आपने बैठा देना है। ई के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं बोली गई है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको हम कहीं पर भी बैठा करके क्वेश्चन का आंसर निकालने का काम कर देंगे। आपसे पूछा गया कि एफ के पड़ोसी बता दो कौन है, जहां ज्यादा सारे बंदे यूज कर रखे हैं वो यूज कर लो। जैसे कि मैं यहां से ए सी डी को अगर उठा लूं, ए सी और डी को उठा लूं, अब देखो अगर मैं पहली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डाऊं तो डी के राइट में कौन, सॉरी लेफ्ट में कौन होना चाहिए था? बी, परंतु डी के मैं लेफ्ट में बी नहीं लिख सकता क्योंकि सी को हटाया नहीं जा सकता, यानी कि ये स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली ही अपने रास्ते से हट जाएगी। तो इसकी बजाय दूसरी स्टेटमेंट यूज करेंगे। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है रीजनिंग में। तो डी सी ए यूज करेंगे, आप डी सी ए यूज करेंगे, ठीक है। डी सी ए ये स्टेटमेंट यूज हो गई। अब डी के लेफ्ट में बी को कर दो, यहां पर आ गया बी, ठीक है। अब देखो बी के पड़ोस में एफ नहीं बैठ सकता, यानी कि यहां एफ नहीं आ सकता, चलो यहां पर तो ऑलरेडी जगह भरी चुकी है, यहां पर एफ आ नहीं सकता, तो एफ यहां आएगा, फिर एफ यहां आएगा। ई के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दी गई है, इसलिए ई को यहां पर बैठा देंगे। ई को यहां पर भी बैठाया जा सकता है क्योंकि उसके बारे में कुछ बोला नहीं गया, परंतु फिर क्वेश्चन का आंसर क्लिक नहीं हो पाएगा। आपसे पूछा गया एफ के पड़ोसी कौन है, और सारे के सारे ना 2-2 भर रखे हैं इसने, तो एफ के पड़ोसी कौन बन जाएंगे? ए और ई बन जाएंगे, जो कि इस क्वेश्चन पेपर के अंदर ऑप्शन नंबर 1 पे दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 देखिएगा दोस्त। आपसे बोला गया है कि आपके द्वारा कार्यस्थल पर किए गए परिश्रम का श्रेय आपके एक सहयोगी जो आपका अच्छा मित्र है वो ले लेता है, तो आप क्या करेंगे? सीधी सी बात है, ऐसे क्वेश्चन के आंसर ना साइकोलॉजिकल होते हैं, हमेशा आपको फुल पॉजिटिव होकर के देने, भले ही आप पर्सनल लाइफ में या प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ का कुछ करते हो, परंतु क्वेश्चन का आंसर यहाँ पोलाइटली मैनरफुल होकर के देना होता है। तो क्वेश्चन का आंसर देंगे, आप परिश्रम करना जारी रखेंगे और चिंता नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 देखिएगा, बड़ी ही खूबसूरत संख्या 69, ये देखिएगा। इसमें बोला गया है आपको 1/3 1/9 और फिर पी का मान क्या होगा? सीधा सा दिख रहा है कि 1/3 से गुणा कर दी, फिर 1/3 से गुणा कर दी, फिर 1/3 से गुणा कर दूंगा तो 1/27 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा। 55 66, यानी कि पहले एक जुड़ा, रुक जा भाई, पहले एक जुड़ा है, फिर 2 जुड़ा है, फिर 3, फिर 4, अब 5 जुड़ेगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 70। 70 का आंसर 70 भाई साहब। ये हो चुके हैं दोस्त, ये हो चुका है मामला, ये भी हो चुके हैं, और ये देखिएगा, ये देखिएगा भाई, ये मैथमेटिक्स दे रखा है, अब आएगा, ठीक है। एक बार मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करने की कोशिश करता हूं, अगर हो जाता है तो हो रहा है, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 90 देखिएगा। आपको बोला गया है कि एक धनराशि को 3 वर्षों के लिए 6 सही 1/4%, क्वेश्चन अगर नहीं भी दिख पा रहा है तो वैसे बता देता हूं कि 6 सही 1/4% पे एक राशि रखी गई थी, वो भी 3 वर्ष को, 3
3 ईयर्स के लिए, और आपको बोला गया था कि ये ना 3 सालों के बाद 4913 हो जाती है, यानी कि ये अमाउंट मिश्र धन दे रखा आपको। आपसे पूछा गया था कि मूलधन ज्ञात करो, और सारे के सारे ऑप्शन ना पूर्णांक यानी कि कंप्लीट नंबर्स में दे रखे हैं सारे के सारे। अब 6 से 1/4 की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या बनेगी, आप कहोगे 1/16 बनेगी, यानी कि 16 से वो संख्या कितनी दफा कटनी चाहिए, 3 दफा, यानी कि 16 का क्यूब होना चाहिए, यानी कि 16 से 3 बार कट जाए, और 16 का क्यूब सीधे सीधे इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन सी पे दे रखा था 4096। और इसके अलावा बाकी के जो 3 ऑप्शन रह गए वो 16 से 3 बार नहीं कट सकते। 16 से 3 बार कटने का क्या मतलब है, जैसे कि एक संख्या 256 एक संख्या 32 है, इसको तुम एक बार 16 से काटोगे तो 2 आ जाएगा, परंतु अब ये 16 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। जैसे कि ये है 256, एक बार 16 से काटोगे 16 आ जाएगा, एक बार और 16 से काटोगे तो पूरा कट जाएगा। जैसे कि ये 256 2 बार 16 से कट गया, ऐसे 3 बार कटना चाहिए था। इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितने के बराबर बनेगी, 1/16 के बराबर बनेगी। मुझे लगता है कि सभी को ये बात पता होगी, इस बात पे टाइम खराब नहीं करेंगे। अगले क्वेश्चन बोला गया कि यदि किसी साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए निवेश किया गया, ये क्वेश्चन ना बहुत प्यार से मैं जब वो क्या बोलते हैं उसको, एसआई का टॉपिक करवाता ना, बहुत प्यार से क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है। खैर मैथ तो कोई भी कह सकता है कि मेरा करवाया हुआ है, कोई भी कह सकता है, क्योंकि बहुत इजी लेवल का मैथ दे रखा है। इसने कह रखा था कि एक धनराशि को 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पे निवेश किया गया। ना इसने मूलधन के बारे में कुछ बताया, ना इसने रेट यानी कि दर के बारे में कुछ कहा, परंतु कहा कि अगर इसी धनराशि को उसी समय यानी कि 3 साल के लिए 1% अधिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश करते ना, तो 5100 रुपए ज्यादा मिल जाते। तो धनराशि कितने के बराबर थी, देखो क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, 1% ज्यादा रेट अगर लगा दें, इसका मतलब क्या हुआ कि 100 पर 1 ज्यादा लगा दो। आप 100 पर 1 ज्यादा लगाओगे अगर आप, तो 1 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा आपको। कब मिलेगा, 1 ही साल में, क्योंकि रेट है 1 साल पे, सालाना काम करती है 1 साल में, परंतु अपने पास में टाइम कितना है, तो आप कहोगे 3 साल का। तो 3 ईयर्स बनाने के लिए क्या हो जाएगा, 1 साल में अगर 1 रुपया ज्यादा है तो 3 साल में कितने ज्यादा हो जाएंगे, 1 गुणा 3 यानी कि 3 रुपए ज्यादा हो जाएंगे। परंतु यहां पर 3 रुपए ज्यादा नहीं हो रहे, यहां पर कितने रुपए ज्यादा हो रहे हैं, 5100। 3 की वैल्यू 5100 बने जा रही है, इसका मतलब कि किससे गुणा करी गई है, 1700 से गुणा करी गई है। अब आपने मूलधन कितना एज्यूम कर रखा था, 100, इसकी भी गुणा किससे कर देंगे, 1700 से कर देंगे, यानी कि 17 के आगे 2 जीरो ऑलरेडी लिए बैठा था, 2 और चिपका दोगे, क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा, जहां पर लिख रखा है 170 और 000, यानी कि 1,70,000 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दोस्त अगला क्वेश्चन देखिएगा, और ये दे रखा है एक समकोण त्रिभुज के बारे में। बोला गया है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसकी एक भुजा की लंबाई दूसरी की दोगुनी है, तो कर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो समकोण त्रिभुज है, इसलिए क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या फार्मूला यूटिलाइज किया जा सकता है, 1/2 गुणा में आधार यानी कि बेस गुणा में हाइट, ठीक है, गुणा में ऊंचाई। अभी के लिए अपने पास में ये 90 डिग्री का अगर मैंने सपोज कर लिया, तो ये कर्ण की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर के बराबर दे रखी है। ये भुजा एक दूसरे की डबल है, तो अगर मैंने इसको सपोज कर लिया कि ये z है, तो ये क्या हो जाएगी, 2z हो जाएगी। यहां से मैं कह सकता हूं कि पाइथागोरस के अकॉर्डिंग इसका स्क्वायर यानी कि z स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर यानी कि 4z स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर यानी कि 100 के बराबर। मैं कह सकता हूं कि z स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 5 20 के बराबर आ जाएगी। z की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, वर्गमूल 20 के बराबर आ जाएगी। ठीक है दोस्त, तो z की वैल्यू अगर वर्गमूल 20 है तो 2z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 वर्गमूल 20 हो जाएगी। अब इस फार्मूले को यूज करना था आपको, 1/2 गुणा में आधार कितना हुआ, 2 वर्गमूल 20, और गुणा में ऊंचाई कितनी हुई, वर्गमूल 20। बस एक कर्ण को ही तो छोड़ना था, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, वर्गमूल 20 गुणा में वर्गमूल 20 कितना हो जाएगा, 20 ही हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस दिए गए क्वेश्चन पेपर के अंदर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। कह रहा है किसी दूरी को तय करने में ए तथा बी की चालों का अनुपात दे रखा है, तो चालों का अनुपात दे रखा है ए और बी के लिए, और वो कितना दे रखा है, 3 4 दे रखा है, यानी कि ए की स्पीड 3 है और बी की स्पीड कितनी के बराबर है, 4 के बराबर। तुम्हें भी पता होगी ये बात कि अगर डिस्टेंस को कांस्टेंट रखा जाए तो स्पीड का रेशो टाइम के लिए उल्टा हो जाता है, यानी कि ए का जो स्पीड है वो ए की जो स्पीड है वो बी के लिए टाइम हो जाएगा, और जो बी की स्पीड है वो ए के लिए टाइम हो जाएगा, यानी कि ये इनके टाइम का रेशियो आ गया भाई। अब ठीक है, टाइम का रेशियो आ गया। यहां पर क्लियर कट आपको दिखाई दे रहा होगा कि ए को टाइम लग रहा है 4 और बी को टाइम लग रहा है 3। कईयों को संशय रहता है कि 4 घंटे ले या मिनट ले, जो इसने दे रखा वही मान लो। जैसे इसने 30 मिनट दे रखा है ना, इसने कहा कि भाई ए को 30 मिनट ज्यादा लगते हैं कोई सफर तय करने में, तो इसने अगर मिनट दे रखा है तुम भी मिनट सपोज कर लोगे, ये भी मिनट है ये भी मिनट है, यानी कि ए को कितने मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं, आप कहोगे 1, परंतु 1 की बजाय कितना दे रखा है, 30, यानी कि किससे गुणा कर रखी है, 30 से। अब क्वेश्चन पूछ रखा है कि ए उस स्थान पर पहुंचने में एग्जैक्ट कितना टाइम लेगा, तो ए को टाइम कितना लग रहा था, 4 गुणा किससे कर देंगे, 30 से। 4 गुणा में 30 कितना हो जाएगा, 120, यानी कि 2 घंटे। और वो 120 किस में आया, मिनट में, क्योंकि ये 30 आपने जो ले रखा था ये मिनट में था। क्वेश्चन नंबर 93 के बाद में हम चलते हैं
4 के ऊपर, जहां पर आपको सीधे सीधे बोला गया था कि दो अभाज्य संख्याएं हैं 2 प्राइम नंबर से x और y, जहां पर x की वैल्यू जो है y से बड़ी दे रखी थी, और आपको बोला गया था कि इनका जो एलसीएम है वो 161 के बराबर। अगर दोनों संख्याएं अभाज्य हैं दोस्तों, आप एक अभाज्य संख्या ढूंढ लो जो इसको पूरा पूरा काटने का काम करे। जैसे कि दो एक अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या इकलौती समअभाज्य संख्या होती, उन बातों के ऊपर छोड़ो। 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से डिवाइड करके देखोगे 3 से नहीं हो रहा, 4 से करके नहीं देखना क्योंकि वो अभाज्य नहीं है, 5 से करके देखा नहीं हो रहा है क्योंकि वो प्राइम नहीं है, ठीक है। 4 के बारे में कह रहा हूं। अब 7 से करके देखा तो ये 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया, 7 एकम 7, 7 दूने 14, कितना बच गया 2, 21 बन गया, 7 ये 21। अब देखो ये दोनों की दोनों अभाज्य संख्याएं ही मिल गई आपको, तो एक संख्या आपकी 7 है, एक 23 है। इसने कहा है कि x बड़ा होना चाहिए y से, यानी कि बड़ा कौन है यहाँ पर 23, तो इसको x सपोज करेंगे, और जो छोटा है उसको y, यानी कि 7 को y सपोज करेंगे। जो इसने डिमांड में रखा उसको निकाल दो, 3 गुणा में y, तो 3 गुणा में y कितना हो जाएगा 21, माइनस x करना है यानी कि 23, 21 में से 23 घटाओगे कितना बचेगा -2 बचेगा। क्वेश्चन नंबर 95 पे चलते हैं भाई। इसने बोला गया था कि यदि m की वैल्यू -4 हो और n की वैल्यू -2 के बराबर हो तो इस इक्वेशन की वैल्यू निकालनी थी। यहां से यहां तक लेकर के m दे रखा है, यहां से यहां तक दे करके n दे रखा है, तो यहां से मैं अगर m को कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा, m स्क्वायर आ जाएगा, -3m आ जाएगा, +3 आ जाएगा। एक बार m को सॉर्ट आउट कर लेता हूं। m की वैल्यू मैंने अगर -4 यहां यूज कर ली तो यहां कितना आएगा ब्रैकेट के अंदर, m का स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, पॉजिटिव 3 हो जाएगा, 16 12 का जोड़ 28 और 3 31, 31 की और 4 की गुणा कितनी 124 हो जाएगी, वो भी नेगेटिव में। अब n वालों को निपटा लेते हैं, यहां से निपटा के दिखा देता हूं। n यहां अगर मैं कॉमन ले लेता हूं दोस्तों, यहां पर हो जाएगा 3n, मैंने इसको पहले ले लिया, पॉजिटिव ये n स्क्वायर आएगा और ये +3 आ जाएगा, ये बनेगा। n की वैल्यू कितने के बराबर दे रखी है -2 के, तो n की जगह पर -2 आया है दोस्त। आगे बढ़ाते हैं, 3 गुणा में n -6 हो जाएगा, पॉजिटिव n का स्क्वायर यानी कि +4 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, 4 3 का जोड़ 7 होता है, 6 घटाएंगे 1 बचेगा, -2 से गुणा करेंगे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, -2 ही आ जाएगा, यानी कि -2 और दे दिया तो क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा -126 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखिएगा भाई। आपको बोला गया था कि यदि 3.718, देखो इस क्वेश्चन के करने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैं क्या कहता हूं, आप इस क्वेश्चन को करने के लिए ना इसको खोल करके रख लो। आप क्या कहोगे, 3718 बटे में 1000 आ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक थे। अब वो बटे में है इसलिए ऊपर निकल जाएगा ना, कि 1 के आगे 3 जीरो, वो ऊपर निकल गई, बटे में 3718 आ गया। और इसकी वैल्यू इसने किसके बराबर दे रखी, यहां से भी निपटा दो जीरो का खेल, तो यहां कितना आएगा 2 6 8 9, इसके बटे में क्या आएगा 10 के 1 के आगे 1 2 3 4 जीरो आएंगे, यानी कि 10 की 4 बनेगा, ठीक है। 4 जीरो लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो। अब इस बंदे ने क्या कर दिया, इसका मान पूछना चाहा है अपने से। अब ये कौन है, ध्यान से देखो, दशमलव के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 जीरो है, कितनी जीरो है 7, 3 तो ऑलरेडी थी, यानी कि 10 की पावर 4 और ले आया इसके गुणा में, ये 10 की पावर 4 और ले आया, तो इधर भी 10 की पावर 4 गुणा में हो जाएगा, और ये दोनों आप देखोगे कैंसिल हो जाएगा। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 पे दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 97 देखने का काम कीजिएगा, जहां 6 घंटियां दी गई थी। आपको बोला गया था कि 2 सेकंड 4 सेकंड 8 और ये 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी, ठीक है, कितनी बार ये एक साथ बजेंगी 30 मिनट के अंदर, ठीक है। देखो अब आपको क्या करना था कि 2 4 6 8 10 और 12 इनका एक एलसीएम यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम समापवर्त्य पकड़ लेना था। मैंने आप लोगों को बताया था कि एलसीएम पकड़ने के लिए सबसे बड़ी संख्या को उठा लो, इसी को एलसीएम सपोज कर लेंगे। अब ये 2 से पूरा पूरा भाग होता है, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, क्योंकि इनसे पूरा पूरा भाग हो रहा है। 8 में और 12 में फर्क क्या है, इसके अंदर 2 जो है 3 बार आता है, इसमें 2 बार आता है, एक बार 2 लेना रह गया तो वो ले लेते हैं। 10 के अंदर 2 और 5 आते हैं, 2 ऑलरेडी आ चुका है पर 5 नहीं आया, तो ये आ गया इनका एलसीएम। 5 गुणा में 2 10 होता है, 12 गुणा में 10 120 होता है। अब क्योंकि ये सारे के सारे सेकंड में, तो ये भी सेकंड में, 120 सेकंड में कितनी मिनट हो जाएंगी, 2 मिनट हो जाएंगी। अब अगर ये 2 मिनट में एक बार एक साथ बजती है तो 30 मिनट में कितनी बार बजेगी। आप लोग कहोगे कि 30 बटे में 2 करने पे 15 आ रहा है, 15 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। परंतु ऐसे क्वेश्चन के लिए ना आप सुपोजिशन क्या लिया जाता है कि ये जब एक बार बजी होंगी, जहां से हमने 15 बार काउंट करना शुरू करेंगे, ये एक बार इकट्ठा वहां पर बजी होंगी, उसके बाद 15 बार बजी होगी, यानी कि एक बार स्टार्टिंग टाइम को हम मान लेते हैं कि एक बार वो वहां से इकट्ठा बजी होंगी जहां से शुरुआत हुई होगी। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 16 यानी कि 16। क्वेश्चन नंबर 98 देखिएगा भाई। एक बर्तन के अंदर 40 लीटर दूध है भाई, इसके अंदर पानी जरूर डाला जाएगा। अब निकड़ू कुड़ो यहाँ को नहीं पाओ भाई, रिफ्रेश होने दो इसने। हाँ, इसके अंदर निकड़ू
कौन नहीं छोड़ा भाई। एक बर्तन के अंदर 40 लीटर दूध था, इसमें से 4 लीटर दूध निकाला गया और उतना ही पानी भर दिया गया और ऐसा ही कार्य 2 बार और किया गया। आपको क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने के लिए, जितना आपको टोटल दे रखा है वो उठा लो, गुणा में 1 माइनस डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब होता है विड्रॉ। जैसे कि आप लोग एटीएम से जब भी ट्रांजेक्शन करते हो तो आप लोगों की स्लिप के ऊपर लिखा होता है कि आपने कितना मनी विड्रॉ कर लिया, यानी कि विड्रॉ का मतलब होता है निकाल लेना। जितना आपने निकाला बटे में फिर से टोटल कर दो और इसकी पावर n बना दो। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स, जितनी बार वो प्रोसीजर किया गया। जैसे यहाँ पर टोटल कितने के बराबर है तो 40 के बराबर है, ठीक है जी। गुणा में 1 नेगेटिव, विड्रॉ कितना किया गया 4, बटे में कितना आ जाएगा टोटल फिर से 40। ये प्रोसेस कितने दफा की गई तो आप कहोगे एक बार तो यहां कर दी और फिर लिखा गया 2 बार और, यानी कि 3 बार टोटल कर दी। तो 4 बटे में 40 कितना बनेगा, आप लोग कहोगे ये एक नेगेटिव है भाई, ठीक है, एक नेगेटिव था ये, ठीक है। तो ये बनेगा 1/10, एक में से 1/10 घटाओगे कितना बचेगा 9/10, यानी कि 40 के गुणा में 9/10 जो है 3 दफा आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जी पावर 3 के बराबर दे रखी थी। एक जीरो को तो कैंसिल कर दो, ठीक है। अब यहां कोई बेवकूफी नहीं करेगा कि 2 से काट लेते हैं, ये 5 हो जाएगा 2 हो जाएगा, कभी मत काटना। एक क्या गया, अगर नीचे 0 0 आ रही है तो वो दुनिया की बेस्ट चीज होती है, ये दुर्लभ लोगों को मिलती है। 9 गुणा में 9 81 गुणा में 9 हो जाएगा 729, 729 की और 4 की गुणा कितनी हो जाएगी 29, 16 बटे में कितना बना 100। देखो सीधे सीधे डेसिमल लगा सकते हैं 2 के बाद। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 99 पे चलते हैं भाई। ए बी से 30% अधिक कुशल है। बहुत अच्छी बात है भाई, अगर कुशल है तो 30% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या बनेगी, आप कहोगे 3/10। इसका मतलब क्या हुआ, 10 पे 3 ज्यादा करता है। कौन करता है, ए। किससे, बी से। यानी कि बी के आप काम मान लोगे 10 के बराबर है, तो ए के काम कितने के बराबर हो जाएंगे, 10 पे 3 ज्यादा यानी कि 13 के बराबर हो जाएंगे। अब कह रहा है कि ए ने किसी काम को ना 23 दिन में पूरा कर लिया, दोनों कितने दिन में करेंगे। ए नाम का जो बंदा है एक काम, एक ये जो मैंने ले रखी यहां पर, ये क्या है, वर्क एफिशिएंसी, यानी कि कार्य करने की योग्यता है। एक दिन में कौन कितने काम कर देता है, एक कितने करता है 13 काम। और यही बंदा काम कितने दिन में पूरा करता है, 23 दिन में। एक दिन में जो बंदा 13 काम कर रहा हो, 23 दिन में कितने काम करेगा, आप कहोगे 13 गुणा में 23, तो ये क्या आ गया टोटल वर्क, यानी कि कुल कामों की गिनती आ गई। अब यही काम दोनों से करवाना चाहते हैं तो 10 प्लस में 13 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों इकट्ठा होकर के काम करेंगे, तो बटे में कौन आ जाएगा 23, यानी कि इनकी एफिशिएंसी नीचे इकट्ठी आ जाएगी। तो कितने दिन हो जाएंगे, 13 बन जाएंगे। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और ये है क्वेश्चन नंबर 100, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 देखो भाई, ये कह रहा है कि जब एबीसी ने एक व्यापार शुरू कर दिया। इस क्वेश्चन को आप बेस्ट तरीके से करेंगे भाई। देखो इसने कहा कि व्यापार शुरू कर लिया है, 80,000 40,000 80,000 निवेश करे तीनों ने क्रमशः। 6 महीने के बाद में ना ए बंदा चला गया, 8 महीने के बाद इनको लाभ हुआ 40,000 50 का। वैसे जो ट्रांजैक्शन होती है बिजनेस की 1 साल के ऊपर होती है बाय डिफॉल्ट, अगर टाइम ना दे रखा हो, परंतु यहां पर कंप्लीट दे रखा है कि 8 ही महीने के बाद इन्होंने अपना प्रॉफिट निकाल लिया और इसी को बांटना चाहते हैं, बस आगे बिजनेस नहीं करना है। तो आपने बताना है कि लाभ में बी का हिस्सा कितने के बराबर होगा। एक बात याद रखो, जैसे जिसने जितनी पूंजी निवेश करी है, जितनी पूंजी निवेश करी है उसके साथ में उसका समय गुणा में करना है। परंतु यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि जैसे तीनों का अनुपात बनाऊंगा तो इसकी पूंजी 80,000 आएगी, इसकी 40,000 आएगी, इसकी 80,000 आएगी। यहां 4 जीरो आ रही है, यहां 4 जीरो आ रही है, यहां 4 जीरो आ रही है। इनको उठा उठा करके बोझ मरना के में फायदा तो है नहीं, बाकी तमें मरना चाहो तो मर सको। ए की वैल्यू क्या बनेगी, बी की वैल्यू क्या बनेगी, सी की वैल्यू क्या बनेगी। तो ए के लिए केवल 8 ले लो, परंतु ए ने समय कितना दिया, 6 महीने के बाद चला गया था ना, इसका मतलब 6 ही महीने दी इसने बिजनेस को। बी ने कितना दिया है 4, यानी कि और 4 बी के बारे में कहीं नहीं बोला गया कि छोड़ करके चला गया, यानी कि इसने पूरे 8 महीने दिए। सी ने कितना टाइम दिया है, उससे पहले उसकी इन्वेस्टमेंट यानी कि पूंजी कितनी है, वो 8 के बराबर है। सी के बारे में कहीं नहीं बोला गया कि छोड़ गया, इसलिए पूरे 8 महीने देता है। ये देखो ये 8 हर जगह है भाई साहब, जो हर जगह होता है वो कटता है, तो किसे एक के हो गया करो। अब यहां से मैं कह सकता हूं कि 2 से काटा गया, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4, यानी कि 3 2 4 ये इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशो है। ठीक इसी रेशो में इनका पैसा बटेगा। 3 2 5 और 4 की वैल्यू कितनी हो गई 8 के बराबर, ठीक है। 8 रुपए टोटल हो तो इस अनुपात में बंट जाएंगे। किसका अनुपात पूछा है, बी का हिस्सा पूछा है। बी को कितने रुपए मिल रहे हैं, यहां से क्लियर कट 2 मिल रहे हैं, यानी कि ऊपर 2 2 बटे में 8, यानी कि 8 में से कितने मिल रहे हैं 2, कितने में से निकाल करके देने, जितने का इनका लाभ हुआ, यानी कि 40,000 50, ठीक है, 00 यही होगा ना 40,000 50। 2 से 8 जो है 4 पे कट जाएगा और ये 4 से कितने पे कट जाएगा, 4 1 कम 4, गलत काट दिया गया कहीं पर, कुछ गड़बड़ कर दी गया मैंने। 3 2 5 और 4 9 आएगा ना बटे में, कमाल करते हो यार तुम भी पांडे जी। और ऊपर 2 ही आएगा, 9 से काटोगे अब इसको पूरा पूरा, कितने पे कटेगा, ये 9 चौके 36 कटेगा। अब क्या गड़बड़ कर दी, अब ये 2 जिंदा रहेगा कोई ना, 2 से गुणा कर देंगे। 9 से काट रहे हैं, 9 चौके 36 हो जाएगा, बच जाएंगे 4, फिर से 40 बन जाएगा, 9 चौके 36, फिर से 4 बच जाएगा और 9 पंजे 45 और 1 0 एज इट इज। 2 के साथ इसकी गुणा करोगे कितने के बराबर आ जाएगा, ये 8800 और 1,100 यानी कि 8900 हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आगे बढ़ने का काम करते हैं। कैलकुलेशन है वो तो तुम लोग भी कर सकते हो। साइंस के 1 2 क्वेश्चन रह गए थे, अभी तो मैथ के ही रहते हैं भाई, रुक जाओ। ये क्वेश्चन और देख लो, अच्छे लेवल के क्वेश्चन तो मैं नहीं मानूंगा इनको, फिर भी ठीक ही है। जिन्होंने कभी मैथ ना देखा हो ना उनको थोड़ा सा सही करवा देते हैं, एक बार रिफ्रेश होने दीजिएगा इसको।
ओह ले भाई, वर्गमूल 2 की वैल्यू जो वो दे रखी है वो लास्ट में यूटिलाइज करने के लिए दे रखी है, परंतु कुछ बोंदू लोग होते हैं जो यहीं पर वैल्यू लिख करके ना इस घूमने लग जाते हैं। आप लोगों के सबसे पहले क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है किसका डिनोमिनेटर, यानी कि हर का परिमेयकरण कर देना। इसका मतलब क्या होता है, जो यहाँ वर्गमूल 2 बटे प्लस में 1 दे रखा है ये है इसका डिनोमिनेटर यानी कि हर है। जो यहाँ बीच में सिंबल दे रखा है इसको उल्टा कर दो, यानी कि वर्गमूल 2 नेगेटिव 1 करके ऊपर नीचे गुणा कर दोगे। अब यहीं से देखो आप क्या बन गया, ये ऊपर वर्गमूल 2 माइनस 1 वर्गमूल 2 माइनस 1 इकट्ठा बन गया ना, यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab, ये बन जाएगा भाई 2ab। तो 2 गुणा में 1 2 हुआ, वर्गमूल 2 एज इट इज रख दिया। बटे में देखो क्या मिला आपको, a प्लस में b इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। वर्गमूल 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, और नेगेटिव 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, यानी कि 2 में से 1 घटाओगे बटे में 1 बचेगा। बटे में 1 लिखने से घंटा कभी किसी के ऊपर कभी कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। परंतु ऊपर का वर्गमूल अभी जिंदा है दोस्तों, वो मरा नहीं है, ठीक है। अंदर क्या बच गया, आप कहोगे 3 नेगेटिव 2 वर्गमूल 2 बन गया ये। अब इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या करना चाहेंगे कि अंदर पूरा पूरा स्क्वायर बन जाए। इसको बनाने के लिए क्या कर लोगे, तो यहां पर ये मोटी लंबी चौड़ी टर्म दे रखी है ना, इसको 2 गुणा में a गुणा में b के रूप में तोड़ लो। ये तोड़ दिया आपने, देखो ये 2ab तो आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और चाहिए ना, तो ये a है आपका और ये b है, और ये इसी से बनता हुआ मिलेगा हमेशा। तो ये दे रखा है वर्गमूल 2 का स्क्वायर प्लस में ये 1 का स्क्वायर, देखो यही बन रहा है ये। अब यहां नेगेटिव है और ये एज इट इज बना देंगे वर्गमूल। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नेगेटिव 2ab, तो मैं कह सकता हूं वर्गमूल 2 यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया ये, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। वर्गमूल 2 नेगेटिव 1, तो वर्गमूल 2 की वैल्यू दे रखी थी 1.4142, इसमें से अगर 1 घटाएंगे ये खत्म हो जाएगा, 0.4142 बच जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 पे दे रखा है 86 क्वेश्चन के लिए इस क्वेश्चन पेपर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 भाई। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहता है आपसे, कहता है कि ए बी सी का औसत m के बराबर है। इसका मतलब सिर्फ इतना सा हो गया कि a b और c का अगर जोड़ कर दिया जाए बटे में 3 कर दिया जाए। 3 क्यों करा गया, क्योंकि इनकी गिनती 3 के बराबर है, बराबर m मिलता है आपको। और पूछ रहा है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 के, ये दे रखा है, गिवन है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। कहता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत क्या होगा, यानी कि आप लोगों ने जो फाइंड आउट करके देना है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर बटे में 3, ये आपने इसको फाइंड आउट करके देना है। आप लोग क्या करोगे, सीधा सा काम स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ वर्क कर दोगे। ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर फॉर्मूला होता है भाई साहब अलजेब्रा का, बी स्क्वायर पॉजिटिव स्क्वायर पॉजिटिव 2 गुणा में ए बी, यानी कि जो 3 वेरिएबल रखे किन्हीं भी 2 की आपस में उठा करके गुणा कर दोगे। ए बी की कर दी, अब बी सी की कर दोगे, फिर ए सी की कर दोगे, ठीक है। परंतु स्क्वायर ऑन बोथ साइड किया गया, इसलिए 3 का भी स्क्वायर हो गया होगा, बटे में 9 आ जाएगा, और बराबर में भी m स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर ऑन बोथ साइड किया गया। अब देखो इसकी जो वैल्यू दे रखी है, जो ब्रैकेट में आया, इसकी वैल्यू 0 है। 2 गुणा में 0 क्या हो जाएगा 0, केवल ये जिंदाबाद रह जाएगा, यानी कि मेरे को क्या मिलेगा, ए स्क्वायर पॉजिटिव बी स्क्वायर पॉजिटिव सी स्क्वायर बटे में 9 है। 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणा में 3 लिख सकता हूँ, बराबर कौन जिंदा बचा है, m स्क्वायर है। अब मुझे ये चीज है जो चाहिए है, ये चीज है जो मुझे चाहिए है। इस 3 को मैं अगर उधर फेंक करके मारूंगा तो 3m स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 यहां से हट जाएगा। जो चीज मुझे चाहिए थी वो किसके इक्विवेलेंट है, 3m स्क्वायर के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 88 देखिएगा, बोला गया है कि 80 लीटर दूध है, और मैंने कहा दूध निकड़ू पावे कौन भाई मैथ पे, पानी जरूर मिला पाओगा। तो कहता है दूध और पानी का अनुपात 7:3 के बराबर है, इस मिश्रण में कितना पानी और डाला जाए जिससे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, देखो दूध कितना दे रखा है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ डी और यहाँ मैं लिख रहा हूँ पी। डी की वैल्यू कितनी है 7 और पी की, जहां डी का मतलब दूध है, पी का मतलब पानी है, 7 और 3 का जोड़ कितना हुआ 10, परंतु वो 10 लीटर मिश्रण नहीं है, मिश्रण कितना है 80, इसका मतलब किससे गुणा करी गई है 8 से। तो मैं गुणा कर दूंगा 8 से 8 7 56, 8 24, यानी कि जनरली वहां पर 56 लीटर दूध और 24 लीटर पानी था। इसने कहा इसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि अनुपात क्या हो जाए 2:1। इसने कुछ पानी मिलाने की बात करी, इसका मतलब दूध इसने ना मिलाया ना निकाला, इसका मतलब जितना दूध पहले था उतना ही दूध आज भी मिलेगा। तो दूध पहले कितना था 56, तो आज भी कितना रहेगा 56, परंतु अनुपात क्या हो गया 2:1 हो गया, 2:1 हो गया। इसका मतलब ये 2 से 56 हो गया, इसका मतलब 28 से गुणा कर दी, तो ये भी क्या हो जाएगा 28 से गुणा हो जाएगा, क्योंकि ये 2 शरीर एक जान वाली बात होती है भाई साहब। बुखार इसको चढ़ेगा, गोली ये भी खाता मिलेगा, हीर रांझा टाइप। गुणा 1 से 28 से कर दोगे 28 हो जाएगा, यानी कि पहले पानी कितने के बराबर था 24 के बराबर, अब 28 हो गया। पानी कितना जोड़ना पड़ेगा आपको, 4 लीटर बराबर जोड़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 89 देखो फटाक से, आपको बोला गया कि एक फरस है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको, एक आयताकार कमरे की विमाएं, विमाएं का मतलब कुछ नहीं होता, डायमेंशन होता है। जैसे 3 डायमेंशन होते हैं मैक्सिमम, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई को कभी कभी गहराई बोल देते हैं, अगर ऊंचे खड़ा होकर के बोलोगे तो ऊंचाई को गहराई बोलोगे। यहाँ पर बोला गया फरस की विमाएं, वहां पढ़ लेना अंग्रेज लोग, कोई चक्कर नहीं है। 4 मीटर बढ़ा दें
विमाएं विमाएं बढ़ा दी, इसका मतलब लंबाई भी बढ़ा दी, चौड़ाई भी बढ़ा दी, ठीक है। अगर 4 मीटर बढ़ा दे तो अनुपात 4:3 हो जाना चाहिए, अगर 4 मीटर घटा दे तो अनुपात 2:1 हो जाना चाहिए। कमरे के फर्श की विमाएं क्या है, इससे आसान क्वेश्चन दुनिया में कोई हो नहीं सकता। आप लोगों को क्या करके देखना है, एक बार 4 मीटर बढ़ा करके देखो, ऐसा मिल रहा है क्या। 4 मीटर बढ़ाओ इसको, 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, 12 और 4 कितना हो जाएगा 16, अनुपात कितना बन गया 4 से काटने पर 5-4 मिल गया, पर मिलना कितना चाहिए था 4:3। आंसर नहीं हो सकता, निकल ले यहां से। 18 में अगर 4 जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा 22, 22 में 4 जोड़ दिया जाए 26 हो जाएगा, काटने पर क्या हो जाएगा 11, 13 हो जाएगा, मिलना 4:3 चाहिए था, आंसर नहीं हो सकता, निकल लो यहां से। 18 और 4 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, 24 और 4 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, 2 से काटने पर 11 और 17 हो जाएगा। जब 4 में से 3 ऑप्शन जा सकते हैं, चौथा क्वेश्चन का आंसर जिंदा वैसे ही मिलेगा। फिर भी अगर वेरीफाई करना चाहते हो तो देख लो, 12 और 4 का जोड़ कितना हो जाएगा 16, 8 और 4 का जोड़ कितना हो जाएगा 12, अगर मैं 4 से काटूं तो कितना हो जाएगा 4 चौक 16, 4 3 12, 4:3 मिलना चाहिए था, वही मिल गया। अगर दूसरी इक्वेशन वेरीफाई करनी हो, कभी कभी ऐसा होता है कि 4 में से यही इक्वेशन 2 ऑप्शन पे वेरीफाई कर जाती है, तो दूसरी वेरीफाई कर लेना। 4 मीटर अगर घटा दे, 12 में से 4 घटाओगे तो 8 हो जाएगा, 8 में से 4 घटाओगे तो 4 हो जाएगा, दोनों का अनुपात क्या हो गया 4 1 4, 4 दूने 8, 2:1 हो गया, और वही मिलना भी चाहिए था। यानी कि क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब एक बार रिवाइज कर लेता हूं कि कोई क्वेश्चन साइंस वगैरह के थे वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, अब कहां निकल गए। लास्ट में है, ये क्वेश्चन नहीं हुआ है तो इस क्वेश्चन का आंसर डेथ एंड बर्थ रेट आएगा भाई, ठीक है। हो गया था ये, चलो पीछे चलते हैं, इसको भी थोड़ा सा मूव करते हैं, ये तो अपना ही बड़ा ही है हिसाब किताब, इसको तो लेने की जरूरत ही नहीं है। पीछे चल भाई, और पीछे चलते हैं, और पीछे चलते हैं, यहां देख लेते हैं भाई। पहले ऊपर वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 79। रुक जाओ, ये दिन भी कर लेंगे इस वाला का। विच ऑफ द फॉलोइंग, वो हिंदी मीडियम वाला वहां पढ़ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। यानी कि कोलाइड ही वहां लिख रखा है, बताओ अब क्या उखाड़ लोगे तुम इसका। तो पहली स्टेटमेंट कहती है कोलाइड इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यानी कि कोलाइड एक विषमगामी मिश्रण होता है, बात एकदम सही है भाई साहब की। और कह रहा है तो सोल्यूट पार्टिकल्स, हिंदी में पढ़ लेते हैं भाई साहब, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। जब कोलाइड को शांत छोड़ दिया जाता है तब विलय कण तल पर बैठते हैं, अर्थात कोलाइड अस्थायी होते हैं, ये बात झूठ है भाई साहब। कोलाइड्स आर बिग एनफ, कोलाइड इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को प्रकीर्ण कर देते हैं, यानी कि स्कैटरिंग कर देते हैं, एंड उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं, विजिबल बनाते हैं, ये बात भी सही है, यानी कि ए एंड सी आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, ये हो चुका है भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 81 देखिएगा, दिख रहा होगा सभी को। तो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इट शोज द प्रॉपर्टी, इसके बारे में बोला गया, यौगिक के बारे में बोला गया, ठीक है, कंपाउंड्स के बारे में। तो इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिटेंट, कॉन्स्टिटेंटमेंट, पता नहीं क्या लिख रखा है, ये समझ में नहीं आ रहा। यहां पर यह घटक पदार्थों के गुणधर्मों को दर्शाता है, ठीक बात है, नहीं है ये बात ठीक। प्रत्येक नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। अगली लाइन बोला गया घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ही पृथक किया जा सकता है, ये बात भी सही है भाई, यानी कि बी एंड सी आर द करेक्ट वंस, ठीक है। हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 81 का बी आंसर इस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग। और कोई क्वेश्चन मेरे ख्याल से नहीं है इसके अंदर, अगर मिलता है तो देख लेते हैं, हो गई होगी मेरे ख्याल से, ठीक है जी। तो ये था इवनिंग का पेपर जो 5 नवंबर को हुआ था सीईटी का, उसका सारे का सारा सॉल्यूशन। और कल 6 नवंबर को अपन लाइव आकर के सारे के सारे क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाने का काम जो है करेंगे। आज थोड़ा सा बिजी चल रहा था स्केड्यूल, दैट्स व्हाई वी आर सॉरी अबाउट दैट एंड वी अपोलोजाइज फॉर दैट थिंग। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप लोग घर पर रहें, स्वस्थ मस्त आनंदित सुगठित प्रफुल्लित बने रहे। इन्हीं शब्दों दुआओं कामनाओं के साथ जय हिंद, जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, रब खैर करे।